Hi everyone, my name is Athiya Zainab and today I'm going to continue fill in the blanks with correct form of words for class 10th ICSE board and class 12th ISC board. क्लास 12th में 5 मार्क्स का, क्लास 10th में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है और फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखा होता है या वर्ब्स लिखा होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वर्ड्स और वर्ड्स में, आपको पार्ट 1 में क्लियर कर चुकी हूँ। इसके अलावा पार्ट 2 में मैंने कुछ एक्सरसाइजेस के ज़रिए कई सारे रूल्स को क्लियर किया था और क्या स्ट्रैटेजी होती है सॉल्व करने की, आपको इस क्वेश्चन में अच्छे से मार्क्स स्कोर करने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पे कमांड होना चाहिए, ये सब कुछ मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो पहले आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में भी मैं एक एक्सरसाइज के ज़रिए आपको कई सारे रूल्स सिखाऊंगी और अगर उन रूल्स में कुछ रूल्स पहले वाले वीडियो में कवर कर चुकी होंगी तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी बिकॉज मैं ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ल्यूसिडली। ओके, सो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप पहले पार्ट 2 को देख लेना, तभी ये पार्ट 3 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो नए रूल्स आएंगे मैं उसको अच्छे से क्लियर करूँगी और जो पुराने होंगे मैं आपको रेफर करूँगी कि आप उन वीडियोज़ से सीख लीजिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में भी आपको सबसे पहले करना ये है कि आपको वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद आप खुद से पहले सॉल्व करोगे और सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप पूरा रीड करोगे, क्योंकि रीड करने पर ही हमको कहीं कहीं पता चल जाता है कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब पर्टिकुलर जगह आएगी। ओके, बच्चे करते क्या है कि एक लाइन रीड कर करके उसको फिल करते जाते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड। फाइन, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कैसे आप लिंक कर सकते हो एक ही लाइन में जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, जो वर्ब्स आपको दी गई हैं पहले से, उसकी हेल्प से आप आगे की वर्ब्स को फिल कर सकते हो। तो रीड करके आप अपने सारे आंसर्स पहले खुद लिख लीजिएगा, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। सीधे एक्सप्लेनेशन सुनने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एंड वंस अगेन सॉरी फॉर द नॉइजी डिस्टर्बेंस इन बैकग्राउंड, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। लेट्स स्टार्ट। इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है एम्पैथी के बारे में। एम्पैथी को डिस्कस किया गया है। एम्पैथी कहते हैं दूसरों की फीलिंग्स को समझना। अगर आप दूसरों की फीलिंग्स को समझकर उनके मूड का पता लगा लेते हो, किसका मूड कब कैसा है, और उनको अच्छे से सुन पाते हो, जब हम किसी को अच्छे से सुनेंगे तभी उसकी फीलिंग्स को जान पाएंगे। अगर हम बिना सुने बस अपनी ही लगाते जाएंगे, अपनी ही बोलते जाएंगे, तो हमारे अंदर एम्पैथी नहीं आएगी। तो अगर आपके अंदर एम्पैथी है, इसका मतलब ये है कि आप दूसरों की फीलिंग्स को समझते हो। इसी को पैराग्राफ में बताया गया है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लाइन यहाँ पर है, एम्पैथी इज रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस इन अदर्स एंड डैश। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है एम्पैथी को कि एम्पैथी क्या होती है। एम्पैथी होती है दूसरों के इमोशंस को पहचानना और क्या करना, अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड करना के लिए क्या यूज़ करेंगे, अंडरस्टैंडिंग। वैसे अंडरस्टैंड करना के लिए आप टू अंडरस्टैंड भी यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिकॉग्नाइज करने के लिए रिकॉग्नाइजिंग यूज़ हुआ है तो इस वजह से अंडरस्टैंडिंग यूज़ होगा। अगर वो लिखते एम्पैथी इज टू रिकॉग्नाइज तो हम आगे क्या लिखते, टू अंडरस्टैंड। फाइन, तो टू अंडरस्टैंड, टू रिकॉग्नाइज, दोनों का मतलब ना पे ख़त्म होता है। करना, जाना, पीना, खाना, सोना, इनके लिए हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करते हैं एंड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिकॉग्नाइजिंग था, इस वजह से अंडरस्टैंडिंग होगा। ओके, अच्छा, कुछ बच्चों को कहीं ये ना लग रहा हो कि रिकॉग्नाइजिंग का मतलब तो होता है रिकॉग्नाइज कर रही है। ओके, तो कर रही है यानी कोई एक्शन कर रहा है, तो यहाँ कोई एम्पैथी, कोई लड़की थोड़ी ना जो हम कहेंगे एम्पैथी रिकॉग्नाइज कर रही है। अगर कोई लड़की का नाम होता, कोई लड़के का नाम होता, कोई इंसान होता, तो हम रिकॉग्नाइज का मतलब ये ले सकते थे कि रिकॉग्नाइज कर रहा है, कोई किसी को पहचान रहा है। फाइन, यहाँ पे एम्पैथी को डिस्क्राइब किया जा रहा है तो दो यूजेस होते हैं वर्ब आईएनजी फॉर्म के। एक करना, ना पे खत्म होने वाले सेंस में, करना, पीना, जाना, सोना, ये होता है। दूसरा कंटिन्यूएशन में जब कोई काम चल रहा होता है। ओके, शी इज रिकॉग्नाइजिंग अदर्स, वो दूसरों को पहचान रही है। लेकिन यहाँ पे रही है के सेंस में रिकॉग्नाइज नहीं यूज हो रहा है, पहचानना के सेंस में यूज हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा, समझना, अंडरस्टैंडिंग। क्या समझना, अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन्स। अपॉस्ट्रोफी एस आने पर हमको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे नाउन फॉर्म आनी है। क्यों, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस के बाद नाउन ही तो आता है। अब बोल के देख लो, उस लड़की की फैमिली, दैट गर्ल्स फैमिली, इस लड़के का पेन, दिस बॉयज पेन। ओके, तो पेन इज व्हाट, नाउन। ओके, फैमिली इज व्हाट, अ नाउन। तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद क्या आता है, नाउन आता है ना। तो परसीव जो वर्ड दिया गया है उसका आपको नाउन फॉर्म लेना है, और नाउन फॉर्म क्या होगा, इसका पर्सपेक्टिव आएगा यहाँ पर।
पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया। तो यहाँ पे ये लाइन हमें बता रही है कि एम्पैथी दूसरों में इमोशंस को पहचानना और दूसरे इंसान के नज़रिए को समझना होती है। एम्पैथी को डिस्क्राइब किया जा रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट लाइन, देयर आर वेरियस वेज, कई सारे तरीके होते हैं एम्पैथी को डेवलप करने के लिए। तो करने के लिए के सेंस में हम 2+ वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो आंसर होगा आपका टू डेवलप एम्पैथी। आगे बताया जा रहा है कि वो तरीके कौन कौन से होते हैं। बताया गया है कि पुटिंग असाइड योर परसेप्शन। ओके, क्या करना, अपनी परसेप्शन को, अपने नज़रिए को, परसेप्शन का मतलब भी नज़रिया, दृष्टिकोण होता है, अपने नज़रिए को साइड में रखना और कोशिश करना दूसरों के अंदर चीज़ों को देखने की। तो यहाँ पर भी ट्राई का कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा, क्योंकि हमने क्या लिखा है, पुटिंग असाइड। तो आपने पुटिंग को देखकर ट्राइंग लिखा, जिस तरीके से ऊपर आपने रिकॉग्नाइजिंग को देखकर अंडरस्टैंडिंग लिखा था। तो इस तरीके से ऑलरेडी गिवन वर्ब्स के जरिए हमको फिलर को फिल करना होता है। आगे लिखा है, गुड लिसनिंग स्किल्स हैव बिकम अ रेयर गिफ्ट ऑफ टाइम एज इट इज द एबिलिटी रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेजेस इन द डैश प्रोसेस। यहाँ पे रेयर गिफ्ट ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस किया गया। गिफ्ट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि अगर हम किसी को अच्छे से अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होता है, हमारा उनको टाइम देना। किसी को टाइम देना बहुत अच्छा गिफ्ट होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुड लिसनिंग स्किल्स आपका रेयर गिफ्ट ऑफ टाइम हो सकता है। यानी अगर आप किसी को सुन लो अच्छे से तो उसको बहुत अच्छा फील होता है। तो दिस इज़ द वंडरफुल वे टू गिव अ गिफ्ट ऑफ टाइम टू अदर्स। तो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि गुड लिसनिंग स्किल्स को एक रेयर गिफ्ट ऑफ टाइम माना गया है। क्योंकि आज मीन्स क्योंकि इट इज़ द एबिलिटी, क्योंकि एक चीज़ की एबिलिटी होती है। क्या चीज़ की एबिलिटी होती है, रिसीव करने की और इंटरप्रेट करने की मैसेजेस की। किस में, कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो मैंने ये 6th वाला फिलर पहले फिल कर दिया, कम्युनिकेशन प्रोसेस आएगा यहाँ पे। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन ही लगेगा आपका, इतना तो आपको रीडिंग करके भी समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ जो 5th में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए वो देखिएगा। एबिलिटी के बाद आने वाला जो वर्ब है वो उन्होंने पहले से दे रखा है, वो है रिसीव। क्यों? क्योंकि गुड लिसनिंग स्किल्स क्या होती है, बता रहे हैं कि ये एबिलिटी होती है मैसेजेस को रिसीव करने की और इंटरप्रेट करने की। तो यहाँ पे केवल कमी तो है टू की, टू रिसीव एंड इंटरप्रेट। ओके, तो टू दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, टू की कमी है। लेकिन हमें फिल करना है एक्यूरेट भी। तो आप क्या करोगे, आप रिसीव का एडवर्ब फॉर्म लोगे एक्यूरेटली। उन्होंने आपको ये एक्यूरेट दिया ही इसलिए गया है ताकि आप दिए गए वर्ब, जो रिसीव आपको वर्ब पहले से दे रखी है, उसका आपको एडवर्ब फॉर्म लेना है। यानी इट इज़ द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेजेस। यानी कोई क्या बोल रहा है उसके मैसेजेस को ठीक ठीक तरीके से रिसीव करना। एक्यूरेटली मतलब एग्जैक्ट जो बोल रहा है वही सुनिए आप, वही इंटरप्रेट करिए। वो कुछ बोल रहा है आप समझ कुछ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो टू एक्यूरेटली रिसीव, तो एक्यूरेटली एलवाई लगाए। एलवाई वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब, जो कि वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ओके, तो किस तरीके से सुनना, एक्यूरेट तरीके से रिसीव करना और इंटरप्रेट करना मैसेजेस को, यही गुड लिसनिंग स्किल्स होती हैं। अब आगे बताया जा रहा है कि गुड लिसनिंग स्किल्स किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हो। लिखा है गुड लिसनिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए वन मीन्स होता है एवरीवन। फाइन, वन मीन्स नॉट एक, वन मीन्स एक होता है इन सेंस ऑफ जब वन के साथ आपका कोई नाउन दिया होता है, वन बॉल, वन बॉय, वन गर्ल। लेकिन वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिसेस, वन मस्ट लिसन टू अदर्स। तो वन का मतलब होता है एवरीवन। फाइन, तो गुड लिसनिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए इंसान का माइंड ओपन होना चाहिए। हर एक का माइंड ओपन होना चाहिए। माइंड ओपन होने का मतलब क्या है, आगे बता रहे हैं वो, विच इज, जो होता ही नहीं। ओपन माइंड होने का मतलब है किसी दूसरे की मेंटालिटी को बिना जज करे सुनना। तो अगेन वही बात है, सुनना, ना पे खत्म हो रहा है ना। सुनने के लिए, सुनना, इन सब के लिए आप 2+ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के यूज करते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू लिसन। फाइन, हो सकता है कुछ लोगों ने लिसनिंग लगा दिया हो, तो लिसनिंग नहीं होगा। लिसनिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि लिसनिंग का मतलब भी सुनना ही होता है। लेकिन यहाँ पे लिसनिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे विच आ रहा है। ओके, अगर मान लो यहाँ पे सीधे होता ओपन माइंड इज, तो आप लगा सकते हैं लिसनिंग विदाउट जजिंग। ओके, लेकिन यहाँ पे विच लगाए ना, जब कभी भी आपको कोई रिलेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउन, कोई रिलेट वाला वर्ड दिखेगा विच, वाई, वेयर करके, तो आपको अगर उस सेंस में ना वाला कोई वर्ड लिखना हो, सुनना, खाना, पीना, सोना, तो आप इन्फिनिटिव ही यूज़ करोगे। दैट मीन्स 2+ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। तो यहाँ क्या आएगा, टू लिसन विदाउट जजिंग द अदर पर्सन मेंटालिटी और प्रोसेस, डैश प्रोसेस। तो जैसे ऊपर लिखा था प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट दिया था, तो हमने क्या लगाया था, कम्युनिकेशन। तो दिए गए वर्ब का नाउन फॉर्म बनाया था कम्युनिकेशन। सो ऑब्वियसली थिंक का भी हम क्या बनाएंगे, नाउन फॉर्म बनाएंगे, जो कि होगा थॉट। ओके,
थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पे आंसर होगा थॉट प्रोसेस। इसके बाद दिया गया है बाय नॉट। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि बाय जब कभी भी आ जाए, जब बाय नॉट आ जाए, आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगानी होती है हमेशा। ओके, तो क्या हो जाएगा, बाय नॉट इम्पोजिंग सॉल्यूशंस एज वी ऑल थिंक एंड स्पीक एट डिफरेंट रेट्स देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि दूसरों पर अपने सॉल्यूशंस को ना थोप कर, क्योंकि जनरली होता क्या है कि हम किसी को जब सुनते हैं ना, भले ही बेचारा बहुत धीरे धीरे बोल रहा हो, हमने उसको पूरा बोलने भी नहीं दिया, हम सीधे उसको सॉल्यूशन बताने बैठ जाते हैं। तो यही यहाँ पे समझाया जा रहा है, दूसरों पर सॉल्यूशंस ना थोप कर एज, क्योंकि हम सब अलग अलग रेट से बोलते हैं। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, अपनी बात को बहुत टाइम में कह पाते हैं, देन इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए क्योंकि सबकी चाल अलग अलग होती है बोलने की, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी पेस को, पेस मतलब स्पीड, किस चीज़ की स्पीड बताई जा रही है, सुनने की, जो अपनी जो पेस होती है उसको रिलैक्स करें, उसको शांत रखें फॉर द स्लोअर। किसके लिए, जो इंसान बहुत धीरे बात करता हो, बहुत सोच समझ के बात करता हो, बहुत थॉटफुल कम्युनिकेटर हो। ओके, तो उसके सामने हमें अपने पेस को क्या करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। ओके, देन इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी to relax our pace for the slower, more thoughtful communicator. So this will be your answer. So due to shortage of time, I've taken only one exercise. Soon I'll come with some more exercises. Till I come with the new videos. Keep learning, be positive. Thank you for watching.